कभी हुआ शिकवा किया? उसने आसमान पे भी बिठाया, ज़मीन पे भी गिराया, लेकिन जितनी दफ़ा नीचे गिरे उतनी दफ़ा सीखने को मिला, तो अगली दफ़ा उड़ान उससे ज़्यादा बेहतर थी। आहत के साथ आपने पहले ड्रामे पे ही उसको कुछ कहा? मैंने आज तक नहीं की। क्यों? वो मेरी चीज़ों की तारीफ नहीं करता तो मैं उसकी क्यों करूँगा? आई थिंक एक हीरो के लिए एक इंटेलिजेंट विलन होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे इस कैरेक्टर में इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगी थी कि इट्स नॉट जस्ट अ विलन, इट्स नॉट जस्ट अ बैड गाय, इट्स नॉट जस्ट द टिपिकल वडेरा। फिर पाकिस्तान आने का डिसीजन कैसे हुआ? बहुत सारी चीज़ें थी तो वो रिजॉल्व करनी ज़रूरी थी। स्टिग्मा आपके साथ एक अटैच हुआ था, फिर आई सेड कि इट्स अबाउट टाइम। हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो कहते हैं कि बेटा हमारा जो है वो हमारा सहारा, हालांकि अब बेटे बेटे कोई सहारा नहीं बनते, बेटियां बल्कि ज़्यादा ख्याल करती। आर यू इन लव विद एक्टिंग? आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप विद दिस बिजनेस। मैं इसको छोड़ता हूँ फिर वापस आता हूँ, और दिस हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम। आपके 2 बेटे माशाल्लाह, उनकी अचीवमेंट्स या उनके सिलेक्शन क्वेश्चन किया जाता है सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग योर सन्स। दैट्स द प्राइस दे हैव टू पे। मैंने जाके फिर इसका मतलब है नेटफ्लिक्स का वो प्रोजेक्ट खरीद लिया था जिसमें आहत कास्ट हुआ, वहाँ मैं नेपोटिज्म लेके जा रहा हूँ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, ये जुमला मैं काफ़ी दफ़ा पहले, इतनी दफ़ा नहीं, कम कम बोलती हूँ, बट आज वही एक प्रोग्राम है जिसमें दोबारा ये कहूँगी। आई डोंट थिंक मैंने कभी ख्वाब में भी सोचा था कि आज जो मेरे मेहमान हैं मैं उनके सामने बैठ के उनका इंटरव्यू लूँगी, उनसे बात करूँगी। तन्हाइयाँ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस एंड हिज कैरेक्टर इन तन्हाइयाँ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स। और वो जब सीन आया था, जब वो ज़ारा को व्हील चेयर पे से उठा के चलाते हैं, आई थिंक वो मैं आज भी देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। बट ये तो मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन है उनके लिए। अगर मैं बोलूँ AMB प्रोडक्शन हाउस में प्लेज ऑन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, PTV का पहला कलर प्ले जिसके वो हीरो थे, ये सब उनकी इंट्रोडक्शन की छोटे छोटे पार्ट्स हैं। उनका 45 ईयर्स प्लस का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है मैं कुछ भी बोलूँगी वो उनके टैलेंट को, उनके काम को, उनकी कंट्रीब्यूशन को शायद जस्टिफाई नहीं कर सके। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आसिफ रज़ा मीर साहब टुडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, आई विल बी ऑनेस्ट। सुबह से ऑफिस में पता है सबको मैं घबरा के इधर से उधर फिर रही हूँ, बिकॉज आई वाज लाइक मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए, मैं अच्छे से सवाल पूछ लूँ, मेरी इज्जत रह जाए। बिकॉज माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा, और जितना मैंने पढ़ा आपके बारे में इंटरव्यू से पहले, तो आई वाज लाइक ओ वाओ, मुझे ये भी नहीं पता था। और ये जैसे आई डिडंट नो कि पहला PTV का जो कलर ड्रामा था आप उसके हीरो थे। आई डिडंट नो दैट। सो देयर वाज अ लॉट हैपनिंग एंड आई वाज लाइक अच्छा, अब एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होने चाहिए, एक अच्छा इंटरव्यू होना चाहिए। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि मैंने आई थिंक शायद 10 साल के बाद कोई इंटरव्यू कर रहा हूँ। ओह अब तो आपने मुझे और स्ट्रेस में डाल दिया है। प्योरली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जो लोग इंटरव्यू करने वाले होते थे वो होमवर्क नहीं करते थे। ओके, तो आई वाज होपिंग कि आप होमवर्क किया होगा। देखते हैं, आज पता चलता है। अभी we'll find out। अगर सही नहीं है तो another 10 years are gone। नहीं, आप ऐसे नहीं करें अपने फैंस के साथ, मुझ जैसे फैंस के साथ। हमें अच्छा लगेगा आपको सुनना, एंड अल्लाह करे कि मैं इज्जत रख लूँ और अच्छे से सवाल पूछ लूँ और आपको लगे कि मैंने अच्छा होमवर्क किया। आई एम श्योर अच्छा होगा। बट आजकल क्या चल रहा है? व्हाट आर यू डूइंग आजकल? आजकल आई एम एंजॉयिंग द फीडबैक ऑफ लॉट ऑफ fans and lot of people, how they react to my role in Jog Sarkar. I'm enjoying that. Lot of people are very critical, at the same time lot of people are very appreciative. Critical क्या कह रहे हैं? एक्सपेक्ट नहीं करते थे ना मेरे से कि मैं इस तरह का रोल करूँगा। पहले तो 3 एपिसोड तो हजम नहीं हो रहा था किसी को, और वो ये कहते थे कि नहीं मे बी देयर शुड बी दिस एक्टर हु शुड हैव डन इट। Really? But now I think they're getting used to it and they're enjoying it. So I am enjoying that. ये एक पार्ट है लाइफ का। दूसरा कुछ और चीज़ें प्रोसेस में हैं जिसमें सेटिंग अप सम बिजनेस ओवर हियर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो दैट्स पार्ट ऑफ दैट। उसके बारे में हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, टुवर्ड्स द एंड बात करेंगे। इसीलिए मैंने उसको रोक के रखा। हाँ, वो हम बड़ी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग न्यूज़ है। अच्छा, आई लव पीरल्स कैरेक्टर, आई थिंक इट इज़ सो पावरफुल। वो ना नेगेटिव कैरेक्टर्स देखना कभी कभी बोरिंग हो जाता है। True. लेकिन पीरल का ऐसा कैरेक्टर है कि यू लाइक यार अब इसकी क्या साजिश होगी। और वो जो नूरी का कैरेक्टर है ना, वो उसको कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर रहा है, तो वो आपको वहाँ क्रिंज भी नहीं फील हो रहा, आपको उसकी लस्ट से इरिटेशन भी नहीं हो रही।
यू एक्चुअली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन दोनों के दरमियान डायनामिक्स किस डायरेक्शन में जाएगी. एंड योर परफॉर्मेंस, आई मीन अगेन मैंने एक दफ़ा अपने एक शो में भी बोला था कि मुझे नहीं लगता मेरे पास इतने अल्फाज मेरे पास हैं कि मैं बता सकूं कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है. सो बहुत मज़ा आ रहा है देखने का. थैंक यू सो मच. आई थिंक जो मुझे ये मैंने कोई आई थिंक 5 साल के बाद शायद कोई शो किया. लेकिन मुझे इस कैरेक्टर में इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगी थी कि दिस वाज अ कैरेक्टर जो इट्स नॉट जस्ट अ विलन, इट्स नॉट जस्ट अ बैड गाय, इट्स नॉट जस्ट द टिपिकल वडेरा. सो आई थॉट कि हम इसके अंदर कुछ वेरिएशंस दे सकते हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंट रंग दे सकते हैं. तो आई गेस टू सम एक्सटेंट लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, विच इज़ रियली इनकरेजिंग. आई थिंक एक हीरो के लिए एक इंटेलिजेंट विलन होना बड़ा ज़रूरी है. True. अ बोरिंग विलन कैन आपके हीरो को भी बोरिंग कर देता है. मुझे आई थिंक हमारा जो डायरेक्टर इसमें थे, सैफी, डिड अ ग्रेट जॉब. ही वाज ऑन द सेट वेरी, बिकॉज मैं थोड़ा सा परेशान था क्योंकि मैं 5 साल के बाद काम कर रहा था. तो आपके ब्रेन सेल्स जो याद करते हैं चीज़ें वो काम करना बंद कर देते. तो डायलॉग याद करना ज़रा मुश्किल था. Really? तो मैंने सैफी से कहा, मैं कहा यार करने के लिए मैं तैयार हूँ अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि रीटेक्स. मैंने कहा नहीं, आप फिक्र नहीं करें, हो जाएगा. तो फर्स्ट 2 days वर टफ, बट आफ्टर दैट आई गेस वो वापस सब चीज़ याद आ गई. ये वो तैरने वाली सिचुएशन, आपको तैरना एक दफ़ा आता हो तो पानी में धक्का दें तो थोड़ी देर बाद चल पड़ते हैं आप. माशाल्लाह से ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है आपने, बहुत कुछ. मतलब मैं तो सोचती हूँ तो बड़ी अच्छी मूवी बन सकती है. There is so much to it, you know. नहीं मूवी नहीं, आई थिंक सीरीज बन सकती है विद मल्टीपल सीजंस. अब तो मूवी बोरिंग है, सीरीज ही होनी चाहिए विद सीजंस. यू आर राइट, सीजन 1 सीजन 2. अच्छा मुझे ये बताएं, व्हेन यू लुक बैक इन लाइफ नाउ, इतना कुछ देखा है, इतना कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, इतनी माशाल्लाह से अप्स एंड डाउन, फेलियर, सक्सेस, अचीवमेंट्स, अगर आप सम अप करें, देखें क्या ख्याल आता है, कोई अल्फाज, कोई एक लफ्ज़, कोई जुमला आता है इस सबको देख के, या कोई और एहसास जो होता है व्हेन यू लुक बैक नाउ? अल्लाह तेरा शुक्र है. ओके. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते. ओके. बिकॉज इन ट्रू सेंस इस सारी जर्नी में उसने इज़्ज़त से गुजारा ये टाइम. जो लोग ख्वाहिश करते हैं वो सब कुछ उसने दिया, और सेहत के साथ दिया, सबसे बड़ी बात है. सो यू नो आई एम ऑफ एन एज जहाँ लोग रिटायरमेंट का सोच रहे हैं. मैं नया करियर शुरू करने की बात कर रहा हूँ. सो उसने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं दी, तो कोई रिग्रेट नहीं है ज़िंदगी में. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन दैट रिगार्ड. सो आई थिंक it's been a roller coaster ride, but never a dull moment. Okay. So कभी हुआ शिकवा किया, कभी मुश्किल आई? नहीं, मुश्किलें तो हमेशा आई हैं, और अगर नहीं आई हैं तो मैं खुद ले आया. लेकिन ये बात भी सही है by the way. So but ऐसा नहीं है कि उसने आसमान पे भी बिठाया, ज़मीन पे भी गिराया. तो मुश्किलें तो हमेशा आई हैं, लेकिन गिला नहीं कभी किया. और गिला किस चीज़ से, जब उसने अच्छा वक्त भी दिया. तो लेकिन जितनी दफ़ा नीचे गिरे उतनी दफ़ा सीखने को मिला. तो अगली दफ़ा उड़ान उससे ज़्यादा बेहतर थी. तो फिर गिला क्या करना. ताल्लुक कैसा है आपका अल्लाह के साथ? How do you define it? How do you see it? बहुत सादा सा है. वो जैसे माँ के साथ किसी बच्चे का होता है, तो उसको हमेशा होता है. आप कहते हैं कि यार क्यों भैया इधर से मैं, और जिद पर वो ऐसे है कि यू जंप इन एंड यू से ओके यू विल टेक केयर. ये जिद है और ये एतमाद है. मैं तो ये करूँगा, अब आपने आगे संभालना. नाइस, ये भी अच्छा एटीट्यूड है. सो जब आपकी माँ आपको हवा में उछालती है, आप सवाल तो नहीं करते उससे. आप तो छलांग लगा देते हैं. आपको पता है 2 हाथ संभालने वाले हैं. तो इसी तरह से है. और उसने कभी जिसको कहते हैं ना, आपको वो नहीं किया कि आप डिसअपॉइंट हुए हो किसी वजह से. सो नो कंप्लेंट्स. मुझे लगता है अल्लाह ताला से हर किसी का कनेक्शन अपना पर्सनल और प्राइवेट होता है. उस पर कोई किसी को नहीं कहने का वो, हम वी आर नोबडी टू पास अ जजमेंट और क्वेश्चन, यू नो. बहुत चैलेंजेस आए आपको, हर बार आप गिरे उठे, तो इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? एंड आई हैव सीन दैट एक नए जज्बे और एक नई उम्मीद के साथ, मोटिवेशन के साथ यू स्टार्टेड एवरी टाइम, यू नो. ये इनबॉर्न होता है
ये अपब्रिंगिंग का हिस्सा होता है या हालात ऐसे होते हैं कि फिर कोई और चारा नहीं रहता, या पर्सनली थे ही ऐसी, शख्सियत ही आपकी ऐसी है? आई थिंक शख्सियत का इसमें ज़्यादा रीज़न है, बिकॉज अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं थी। अपब्रिंगिंग जो हमारे वालिद साहब थे वो बड़े कनात पसंद थे, और एट द सेम टाइम वो एक बिज़नेस में रहे, सारी उम्र उसी बिज़नेस में रहे। तो मैं तो आई वेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, टू एंटरटेनमेंट, टू रिटेल इंडस्ट्री, टू समथिंग एल्स, टू सो वो ज़िंदगी में एक्सप्लोर करने की जो ख्वाहिशात है ना, सीखने की, वो हर दफ़ा नई जगह पे लेके गई। ओके। तो आपके फादर डायरेक्टर थे डायरेक्टर, बचपन से? आप प्रोड्यूसर, एक्टर? प्रोड्यूसर, एक्टर। तो क्या था, सेट्स पे जाते थे, कैसा एनवायरनमेंट था? कभी नहीं। हमें इजाज़त नहीं थी सेट पे, शौक भी नहीं था, सेट पे जाने की इजाज़त भी नहीं थी। अच्छा। तो वो तो जब कोई 15-16 साल के होना शुरू हुए, शुरू में छोटे होते थे जब ये लोग सॉरी क्रिकेट मैचेस वगैरह, उस वक्त बड़ी एक रेगुलर चीज़ होती थी कि लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक्टर्स, डायरेक्टर्स वगैरह उनके विंटर के टाइम पे क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे। आई यूज्ड टू बी अ स्मॉल किड, तो बस वो वहाँ तक एक्सपोजर था। फिर जब मैंने करियर शुरू किया तो उनका करियर ख़त्म हो रहा था, तो इसलिए बहुत कम जाना हुआ सेट। तो बचपन से एक्टिंग का शौक था? आई थॉट मे बी आप सेट पे जाते हो, देखते हो, तो उधर से आपको ख्याल आया हो। तो ये कैसे हुआ और इस डायरेक्शन में गए कैसे आप? मुझे एक्टिंग का कभी ख़ास शौक नहीं था। My father was in the industry, he was not in favor कि मैं इस इंडस्ट्री में। My mother was always very encouraging. She always said you should do it, and तो वो फिर हालात कुछ ऐसे हुए कि I got an opportunity to do a small little bit on television. एक मोहब्बत सौ अफसाने सीरीज़ हुआ करती थी मोहम्मद निसार हुसैन साहब की, and it just happened that he was our neighbor. तो उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में कहा कि जी आप ट्राई करें। मैंने ट्राई किया, वो एक के बाद उन्होंने दूसरा स्क्रिप्ट दे दिया, दूसरे के बाद तीसरा दे दिया। तो हमारे वालिद साहब बहुत कम गो थे, बहुत खामोश तबीयत के थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जिस दिन फूल वालों की सैर चला तो दूसरे दिन सुबह आके उन्होंने कहा नाउ यू कैन गो एंड वर्क इन दिस फील्ड। तो वो दिन और आज का दिन। फूल वालों की सैर वो पहला कलर्ड पीटीवी का प्ले था, तो उन्होंने तो बहुत देर से आपकी तारीफ़ की। आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, पहले ड्रामे के बाद ही के वो आके कुछ कहें, तो आज नहीं, एक्चुअली तारीफ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, खौफ था कि पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा। या क्या कहेंगे। डांट तो वो पिट जाएगी खामोश, या? हाँ, वो भी नहीं बोले, मैं भी नहीं कुछ बोला। चलता रहा। शायद वो देख रहे थे कि मेरे में कैपेसिटी है या नहीं। अगर वो देखते कि कैपेसिटी नहीं है तो शायद मना कर देते। तो डिड यू एंजॉय एक्टिंग? फिर आपको मज़ा आया, शौक हुआ? बिकॉज बचपन से नहीं था, कोई इंटेंशन भी नहीं लग रही है। enjoyment, yes, to create something, but शुरू में I was not so much engaged in it. फिर वो जैसे जैसे सीरियस रोल मिलने शुरू हुए और सामने एक्टर बड़े बड़े खड़े हुए थे, वो लोग मेहनत करते थे, कवि साहब जैसे लोग, रूही बानो जैसे लोग, खालदा रियासत, ये सीजन लोग थे जी। फिरदौस जमाल साहब जैसे लोग, इनको हम देखते थे। और उस वक्त बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नाम थे और चूंकि कमर्शियल नहीं था तो एवरीबडी यूज्ड टू स्पेंड टाइम ऑन इट। एंड जंग जो थी वो टू डू बेटर पे थी, नॉट टू बी हाउ पॉपुलर यू आर बट हाउ बेटर यू आर। तो उस जंग में फिर आदमी सीखता चला जाता। तो कौन सा, अगर मुड़ के देखें तो कौन सा ड्रामा था, कौन सा कैरेक्टर था जिसके बाद which made you fall in love with it maybe, or are you in love with acting, और अब बस आप कर रहे हैं because it's become part of you or your life? I have a love-hate relationship with this business. Okay. मैं इसको छोड़ता हूँ फिर वापस आता हूँ, छोड़ता हूँ फिर वापस आता हूँ, और this has happened multiple times. तो छोड़ते क्यों और वापस क्या चीज़ लेकर आती है? Honestly मैं बोर हो जाता हूँ because किस चीज़ से? एक्टिंग भी एक पॉइंट पे आके चैलेंज खत्म फील होता है, ख़त्म हो गया चैलेंज। Okay. और आई डोंट वांट टू डू रोल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ रोल एंड सिर्फ स्क्रीन पे आने के लिए।
जब वो चैलेंज ख़त्म हो जाता फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। देन आई गो अवे, आई डू अदर थिंग्स। फिर वो ये मुझे वापस बुला लेता इंडस्ट्री वाले फिर घेर के ले आते हैं वापस। तो इट इज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। जब मैं यहाँ से कनाडा मूव हुआ था तो आई वाज अवे फ्रॉम पाकिस्तान फॉर 10 years। And you were fine? I was fine. I was busy with other things। फिर आया वापस तो किसी ने मुझे देख लिया, ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि जी आइए। तो आपका जर्नी हम थोड़ा सा कैप्चर करते हैं, फिर आगे भी बात करेंगे। सो ये ड्रामे अब स्टार्ट हो गए, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरफ कैसे आया? मुझे तो कहानी पता है लेकिन मैं नहीं बता रही, आप बताएं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी वही वाली सिचुएशन के ये काम करते करते फिर उधर उस वक्त दौर थोड़ा चेंज हो गया था। ओके। टीवी पे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कुछ उस वक्त के रूलर्स का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, तो इंडस्ट्री बंद हुई। फिर टेलीविज़न सिर्फ रह गया। टेलीविज़न पे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो गई। मैं पर्सनली उन सब चीज़ों के अगेंस्ट था। और इडियोटिक चीज़ें थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि जी हमने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं या हम माशरा सुधार रहे हैं। हालांकि माशरे में सुधारने वाली चीज़ उस वक्त थी नहीं कोई। तो उस प्रोसेस में मैंने छोड़ दिया। एक अपॉर्चुनिटी आई कि जी एक एजेंसी थी लाहौर में, उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ काम करें। उनके पास बहुत सारे और भी नाम थे इसी तरह से इंडस्ट्री से। मैं कहा श्योर। मैं कहा आता जाता मुझे कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आप कर लेंगे। शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन्होंने फिर मुझे कराची भेज दिया। कराची भेजा, 4-5 साल उनके साथ कराची में काम किया। फिर उसके बाद अपनी एजेंसी शुरू कर दिया। फिर तो दिस इज़ हाउ यू मूव टू कराची? अच्छा। सो लाहौर से कराची आप मूव कर गए। तो उस टाइम पे फिर तन्हाइयाँ आया। ओके। तो तन्हाइयाँ पे कैसे आया रोल आपको? क्योंकि उससे पहले लाहौर स्टेशन के लिए मैं काम करता था और कराची के प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर मैं इन्वॉल्व नहीं था उनके साथ। फिर उसके बाद जब यहाँ लोगों को पता चला कि मैं यहाँ मूव हो गया हूँ, तो ये एक सीरियल था शहजाद खलील, उसके डायरेक्टर हसीना मोइन ने लिखा हुआ था। तो उस वक्त उससे पहले 1-2 प्लेस मैंने किए थे यहाँ पे, जिसमें अमावस के नाम से एक प्ले था और 2-3 और प्लेस किए थे। तो फिर ये आया तन्हाइयाँ, जिसमें मरीना इंट्रोड्यूस हो रही थी, शहनाज थी। शहनाज के साथ मेरी एसोसिएशन लाहौर से थी थोड़ी सी। तो बस फिर ये हुआ। और बट यू नेवर थॉट कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी कल्ट फॉलोइंग? नहीं, nobody ever thought that it would be so big। So कैसा था जब आप बाहर जाते थे? क्या फैन रिएक्शन आता था? फीमेल फॉलोइंग, हाउ वाज इट? It was very different from today because उस टाइम पे एक तो ये है कि सोशल मीडिया नहीं था। द न्यूज़ यूज्ड टू ट्रैवल वेरी स्लोली। जो आदमी जज कर सकता था वो जब आप पीटीवी स्टेशन पे जाते थे, वो कहते थे आपकी मेल आई है, और आप फिर देखते थे इतने इतने थद्दे जो हैं वो मेल के हैं पड़े हुए। मुझे तो बोले आप कह भी रहे तो अनरियल सा लग रहा है ना कि ओ लेटर्स आते थे। आप सोचिए वो देखने में कितना अनरियल लगता होगा, बट कितना ओवरवेलमिंग भी होता होगा, यानी बिल्कुल एक्साइटिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ऐसा है कि सड़क पे आप जब निकलते थे तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि क्योंकि आप नज़र के सामने इतना नहीं होते। तो उस वक्त स्टार की वैल्यू कम्प्लीटली डिफरेंट। आज तो सोशल मीडिया इतना यूज़ होता है कि नॉवेल्टी ख़त्म कर दी लोगों ने अपनी। तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि आप व्हेन यू गो आउट और ऐसा पॉपुलर हुआ हो तो फिर तो कहानी डिफरेंट। तो हमें आप कहानी तो सुनाए ना, कोई किस्सा तो सुनाए उस वक्त का। तो कोई फैन का रिएक्शन, कोई आई डोंट नो, मुझे कुछ ख़ास याद नहीं है, लेकिन ये है कि आप ये सोचिए कि अगर आप उस टाइम पे कराची के अंदर शाम को 7:30 बजे 8 बजे प्ले लगता था, तो 7:30 बजे सड़क खाली होती थी। वाओ। ख़ास तौर पे मुझे आज तक जहन में है कि हमारी एक फैमिली रहती थी कायद आज़म के बाज़ार के पास। तो मैं शाम में निकला जाने के लिए उनकी तरफ, तो जो हमारा ये रोड है
गोरा कब्रिस्तान वाली जो रोड है, ओके, इट वाज एम्प्टी। और आदमी सोचता था कि क्या हुआ क्या, बट एक्चुअली वो ये था कि वहाँ पहुँच के ख्याल आया कि ये आज तन्हाइयाँ का सेकंड लास्ट एपिसोड था। ओह माय गुडनेस, हाँ 13 एपिसोड होते थे, Yes, तो जो कुछ होना था वो उस 13 एपिसोड में होता था। बट फैंस की बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं जो शायद यहाँ बताई नहीं जा सकती। तो कोई कैसा था, ओवरवेलमिंग था कभी? Did it ever get to your head? किस तरह, how did you keep yourself नहीं, humble या क्या? it never got to my head because it was not anything new for our family because of my father also. Yeah. और हमारे टाइम पे स्टार किड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ नहीं था, एवरीबडी वाज वेरी नॉर्मल। तो कुछ लोगों को ज़रा दिमाग पे चढ़ जाती थी, मुझे नहीं हुआ, मैंने चढ़ने भी नहीं दी। आई यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ गो आउट ऑन माय ओन एंड स्टफ लाइक दैट। आपने एक जगह कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को ऑन पर्पस ख़त्म किया गया। मुझे आपकी ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगी एंड आई वांट टू नो कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं या ऐसा क्यों हुआ? नहीं, इसमें सोचने की बात नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, नोबडी कैन डिनाई इट। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इंडस्ट्री? दे क्लोज द इंडस्ट्री, दे वन बाय वन दे सेड कि जी दिस सिनेमाज वन बाय वन बंद होने शुरू हो गए, इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई, टेलीविज़न के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी। इतने डिस्टेंस पे मर्द और औरत काम करेंगे, बहन भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, आप हाथ नहीं लगा सकते, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। फ्रस्ट्रेशन आपका आहिस्ता आहिस्ता घुटन शुरू हो गई। फिल्म इंडस्ट्री को तो पीस बाय पीस बंद किया गया खुद। तो हालांकि पोटेंशियल हमारे पास बहुत था, अगर वो फेज़ ना आता तो हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे इस वक्त होती। बट उसके बाद फिर जब फिल्में नहीं मिल रही थी, सिनेमाज बंद होने शुरू हो गए, सिनेमाज बंद होने शुरू हो गए, कहानी ख़त्म। सो डू यू फील कि अभी भी स्टेट के पास इतनी पावर है कि वो डिटरमिन कर सके आज के ज़माने में? एब्सोल्युटली, अभी भी? एब्सोल्युटली। ओके, सो इट कैन गो ईदर वे, पॉजिटिव और नेगेटिव जा सकता है। आपके आज भी फैसला होता है ना सेंसर बोर्ड में बैठ के, ये लगेगी ये नहीं लगेगी। आज भी स्टेट ने आपकी फैसला किया है इंडियन फिल्म नहीं आएगी, नहीं आती। आज की आपकी स्टेट फैसला करती है इस फिल्म को नहीं लगने देना, सरमद की एक फिल्म है उसको नहीं लगने दिया, क्या रीज़न है? तो आपको लगता है कि there's too much interference of state which is not needed. रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली नहीं होनी चाहिए? क्यों रिस्ट्रिक्शन किस बात की? आप ये ना इमेच्योर नेशन, वी आर नॉट, वी आर मैच्योर पीपल, वी टेक डिसीजंस। हाँ, कैटेगराइज कर दें, ये जैसे सारी दुनिया में सेंसर बोर्ड सेल्फ सेंसर करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, ये बच्चों के लिए फिल्म है। आई बिलीव कि आपको ये फ्रीडम जो लोग क्रिएट करते हैं उनको देनी चाहिए और पब्लिक को फैसला करने दें। स्टेट का कोई काम नहीं इन चीज़ों में घुसने का, जैसे स्टेट का काम नहीं है और चीज़ों में घुसने का, वो घुसती है। ऐसे ही सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आप ऐसे ही सवाल कोई भी नहीं करती, मुझे पता है। नो सीरियसली, आपने बोला है तो बिकॉज मुझे लगता है कि इन बातों पे कॉन्वर्सेशन ज़रूर होनी चाहिए, तभी तो हम कहीं पहुँचेंगे। एक्शन हो नहीं हो क्या मुझे नहीं पता, हमारी मासेस एजुकेटेड नहीं है, सो इज़ इट ओके कि उनको हम कोई भी चीज़ दे दें, उसका कुछ साइड इफेक्ट, उसका कुछ रिएक्शन नहीं हो सकता है? एजुकेटेड नहीं है, जो लोग एजुकेटेड नहीं होते वो उनके पास दिमाग नहीं होता, दिल नहीं होता, या वो फैसले नहीं कर सकते। ऐसी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। देखिए अब मज़ा आ रहा है ना, नहीं बिल्कुल नो वे टू से कि वो पहले तो स्टेट का फ़र्ज़ है कि अपने लोगों को एजुकेट करे, बिल्कुल, ना कि जो एजुकेशन देने वाला मीडियम है उसको बंद करना शुरू कर दें। आपका जो मीडियम है यहाँ एंटरटेन और एजुकेट दोनों चीज़ें करता है। आपने उससे एजुकेट का रोल ले लिया, आपने सवाल करने का हक ख़त्म कर दिया, तो आपको तो इस बिज़नेस का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि वो आपके वो सारी चीज़ें सिखाता है बग़ैर कुछ कहे। वो आपको सवाल करना सिखाता है, वो आपको म्यूज़िक की सेंस बताता है, अच्छे और बुरे म्यूज़िक में, अच्छी और बुरी परफॉर्मेंस में। फिर जो सब्जेक्ट्स हमारे लोग करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, वो इसी सोशल इन्वायरमेंट से निकले हुए सब्जेक्ट हैं। तो आप गाय भैंस से कैसे समझते हैं अपने लोगों को? ये इसको कैमोफ्लेज करके कि ये एजुकेटेड नहीं है इसलिए जो हम बताएंगे वो ठीक है,
दे आर मच स्मार्टर देन यू। बैठ के अपने गांव में फैसले करते हैं ना, अपने घर का एक बड़ा होता है सिस्टम स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया होता है अपने घर में। बिल्कुल ऐसा नहीं है जंगलियों की तरह उनको ये नहीं पता रिलेशन, उनको माँ बहन और बहन भाई का रिलेशनशिप पता है ना, तो इसके सिखाया तो नहीं किसी ने। तो आप उनको कैसे, अनएजुकेटेड का क्या मतलब है, दे आर प्रोबेबली मोर एजुकेटेड देन यू। आपकी तो एजुकेशन का नाम आप बुकिश नॉलेज को बोलते हैं, या क्योंकि आप एक स्कूल में जाके डेस्क के पीछे बैठ के आपने कुछ चीज़ें याद की हैं तो वो एजुकेट हो गए। यस, दैट एजुकेशन इज़ नेसेसरी, बट एट द सेम टाइम जो एजुकेशन आपके गांव में हर जगह पे है वो ठीक है, उनकी ये एजुकेशन नहीं है, बट डोंट कॉल देम uneducated and illiterate and they don't have the right to decide. I never thought from that point of view, very honestly speaking, but you're right. हम कैसे किसी के बारे में जजमेंट कॉल कर सकते हैं। तो फिर ब्लेज ऑन आपने स्टार्ट की एंड थोड़े अर्से बाद यू रैप्ड इट अप एंड आप कनाडा मूव करने का डिसीजन ले लिया आपने। नहीं, 10 साल 11 साल चलाने के बाद। या सो वाज इट टफ, व्हाट मेड यू गो आउट एंड हाउ डिफिकल्ट वाज द ट्रांजिशन? It was not an easy decision. और उसके बाद बहुत सी बातें भी हो रही थी जो आपको शायद बहुत अरसे तक भी फेस करनी पड़ी। हाँ, वो ऐसा ही है, लूट के ले गए, खा गए, ये कर दिया, वो कर दिया, सारी चीजें। If you're okay to talk about it, we can skip this. Absolutely, we can talk about anything. There's nothing to hide. क्योंकि आप, सॉरी मैं आपको कट, आपकी एक स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग थी। आपने कहा पाकिस्तान में हमें पता ही नहीं है कि बैंक्रप्सी को कैसे हैंडल करते हैं, वी डोंट हैव द सिस्टम एंड वी डोंट हैव द अवेयरनेस। और ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो इसलिए हम इस चीज़ को भी टच कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और आई थिंक ये हम एजुकेशन दे रहे हैं जी, एग्जैक्टली। जो एजुकेशन इट इज नॉट टू क्रिएट सेंसेशनलिज्म और टू पुट, इट इज maybe there are people who are in the same position, but उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, and they are thinking about it, yeah, and but they don't have the guidance, you know, and it जरूरी नहीं कि वो entertainment से ही हो, that can be any company, you know। और वो इश्यूज हैं कि आपके पास या तो आप अपने आप को हैंग कर लें, सुसाइड कर लें, या आप इस गिल्ट के अंदर मर जाएं कि मैंने लोग, इट्स बिजनेस, जहाँ लोगों ने करोड़ों आपसे बनाया, उसी तरह दे हैव टू रियलाइज के सिचुएशंस किसी भी कंपनी में हो सकती है। और सारी दुनिया में उसका एक तरीका है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में, दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, द लाइफ बिगिंस इवन आफ्टर दैट, लाइफ कीप्स ऑन गोइंग। आप उसकी जीती जाती एग्जांपल है, बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन ये है कि उसके पास उस वक्त हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था। फ़र्क ये है कि मैंने खड़े होकर फेस किया, मैंने कहा कि जी ये है, उसके बाद मैं चला गया, 10 साल नहीं आया पाकिस्तान में। तो जो जाने का फैसला था वो ये था कि आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे, या आप ब्रेक लेना चाहते थे, या अपने आप को फिर से इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके वापस आना चाहते थे? नहीं, मेरा फैसला बहुत सिंपल था कि आई नीड टू टेक अ फ्रेश स्टार्ट। माई किड्स वर वेरी यंग, आई डिड नॉट वांट them to grow up in a environment जो टॉक्सिक हो गई थी मेरे लिए, और मेरे किए हुए के उनको नहीं भुगतना चाहिए। So we started afresh in a country like Canada. I will always be grateful कि उस मुल्क ने हमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं, हमें, हमारे बच्चों को, और वो चीज़ें जिनसे शायद, और एथिक्स सिखाए, सबसे इम्पोर्टेंट एथिक्स सिखाए हैं, टॉलरेंस सिखाई है, रिलीजियस टॉलरेंस और पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे का सुनना और एक्सेप्ट करना। ये नहीं कि जी या आप मेरी बात से एग्री करें, अदरवाइज यू हैव नो राइट टू लिव। तो कनाडा के बहुत बहुत एडवांटेजेस और बहुत एहसानात हैं हम लोगों के ऊपर। आई एम ग्लैड दैट आप रिकग्नाइज कर रहे हैं। बहुत दफ़ा हम लोग चीज़ों को नहीं करते हैं रिकग्नाइज, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। जिसने जो कंट्री हो, माशरा हो, एक इंसान हो, कंपनी हो, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको मेंशन करना अच्छा होता है। हमारी पूरी फैमिली के ऊपर उसका स्टैम्प है। आज भी आप जब हमारी फैमिली से मिले आपको नज़र आता है। पहले शुरू में लोग मजाक उड़ाया करते थे, यार आप वो छोड़ें जी, आप कनेडियन हैं, आप तो आपको क्या पता। मुझे पता है मैं पाकिस्तानी भी हूँ। पाकिस्तानी पहले हैं शायद। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो लोग इस वक्त इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मे बी आपकी ही तरह की सिचुएशन में हैं, जहाँ उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और डेड एंड देख रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, उसकी एडवाइस ये है कि आपको
यू हैव टू टेक दैट स्टेप इफ़ इट इज़ नेसेसरी कि आपको कोई रास्ता नहीं नज़र, तो आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी भी है और उसने कहा है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते भी खुलते हैं। तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। गो एंड टॉक टू पीपल, बात करें लोगों से। आपको बहुत दफ़ा बहुत तकलीफ़ जवाब मिलेंगे, मगर डिस्करेज नहीं हो। इवेंचुअली अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालता है, और जब रास्ता नहीं होता तो वो रास्ते बंद कर देता है, क्योंकि उसने आपके लिए कोई और रास्ता खोलना होता है। मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ। लेकिन इतना कुछ सुनना अपने बारे में आसान था? कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन अब तो सोशल मीडिया पे आम बात है ना, लोग एक दूसरे के बारे में ऐसे बातें करते हैं जैसे उनके घर में बैठे हुए। लेकिन उस वक्त ज़रा मुश्किल था। उस वक्त जो ज़्यादा परेशानी थी कि वो जब बातें आपके घर में आपके पेरेंट्स तक पहुंचती हैं तो वो फिर आपको तकलीफ़ देती हैं। तो देन दैट्स द प्राइस यू हैव टू पे। कनाडा में ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट उस पर थी, कम्प्लीटली डिफरेंट। खुद सब कुछ कर रहे थे आप, आपकी वाइफ ने भी जॉब की एंड बच्चे भी छोटे थे उस वक्त। एकदम से इतना कुछ फ्रॉम अ वेरी लग्जूरियस लाइफ तो एक बेसिक लाइफ पे चले गए थे। इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि आपने बहुत सी और जॉब्स भी की, कोल्ड कॉलिंग भी की। वो पूरा प्रोसेस कैसा था? क्या कहते थे आप अपने आप से? कभी तो होता होगा यार क्या कर रहा हूँ मैं, देयर वाज अ टाइम, या और वाज इट एन एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग? तो एक्चुअली ग्रेटफुल थे आप? यू कैन से दैट, लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे थे, आप एक नई जगह अपने आप को बिल्ड कर रहे थे, तो आपको कभी इतना टाइम भी नहीं मिला सोचने का। तो चाहे कोल्ड कॉलिंग हो या गैस स्टेशन पे खड़ा होना या टिल के पीछे खड़ा होना, ये टाइम इतनी तेज़ी से निकलता है कि आपको फील नहीं होता कि यार बैठ के सोचेंगे ओ माय गॉड हमने क्या अचीव किया या क्या लूज़ कर दिया। हाँ, अलबत्ता कोई आता था पाकिस्तान से तो वो फिर बातें ऐसी करता था जिससे ज़रा सा फील होता था तो यार तुम तो ऐसे, और अरे भाई था हो गया ख़त्म, आगे बढ़ो। तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट आप बात करेंगे, लोग कितना आपकी आप चल रहे हो लोगों की वजह से आप एकदम से वो हो जाए। लेकिन जब लोग पहचानते थे फिर क्या होता था ये बताएं? क्योंकि उस वक्त तो तन्हाइयाँ भी हो चुका होगा, तो बहुत सारे लोग तो यकीन भी नहीं, तन्हाइयाँ तो गुजरे, बहुत टाइम गुजर, लेकिन वो पहचान तो हाँ वो पहचान है। और उसके अलावा भी आपके प्रोजेक्ट माशाल्लाह से यू वर अ नोन फेस, तो बड़े फैंस मिलते होंगे। मिलते थे हम लोग। खैर जिस सिटी में थे वहाँ पाकिस्तानी इतने नहीं थे, तो वो कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती थी और वो हैरान होकर देखते रहते थे, बस कभी तो आके पूछ लेते थे। और उसके अलावा उधर कम्युनिटी बहुत छोटी थी पाकिस्तानी से। अच्छा, हम निकलते हैं तो कभी कभी हम चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के आसपास ही रहें। आप टोरंटो से भाग के वहाँ पहुँचे जी, राइट, कि मुझे कोई देसी नजर ना आए। नहीं, देसी की बात नहीं थी। आई डिडंट वांट टू लिव इन अ बिग सिटी। ओके, हमारी ख्वाहिश शुरू से थी कि हम ऐसी सिटी में रहें जो कि ओपन हो, ऐसे उसका आउटडोर कमर्शियल इतना नहीं हो, आउटडोर्स उसमें ज़्यादा हो। तो ये कैलगरी इस हिसाब से खुद चूज़ किया हुआ था। तो देसी का इशू नहीं है वो तो, और अपनी कम्युनिटी का हमेशा एडवांटेज होता है। लेकिन ये है कि यहाँ ये ऑन पर्पस डिसीजन हुआ था कि हम लोग वहाँ रहें। अच्छा, फिर पाकिस्तान आने का डिसीजन कैसे हुआ? 10 साल आप रहे कनाडा में। हाँ, वो भी बस कुछ ऐसी सिचुएशंस, बिकॉज ज़ाहिर है जब आप 10 साल नहीं आते तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नाउ यू आर गॉन केस, तो जो चीज़ें आपकी यहाँ हैं वो कहते हैं अब हमारा राइट है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो रिजॉल्व करनी ज़रूरी थी। फिर वो स्टिग्मा आपके साथ एक अटैच हुआ था कि जी इन्होंने ये किया, इन्होंने किया। फिर आई सेड कि इट्स अबाउट टाइम शुड कम हियर। फिर मैं आया यहाँ पे आके। आमना एक हमारी होती थी जर्नलिस्ट, उनका एक शो था, उस पर मुझे उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि हम आपसे सवाल करें। मैं कहा बिल्कुल करें। उनका जी ये हुआ, आपके बारे में ये सुना। मैंने कहा बिल्कुल आपने सुना होगा, आज मैं बैठा हुआ, इफ़ आई ओ एनीथिंग somebody should come and ask for it. Okay. Nobody came. Yeah. Okay. तो that put an end to a lot of things. तो वो जब तक आप चीज़ों से अवॉइड कर रहे हैं या दूर रहें तो वो स्पेकुलेशंस बढ़ती रहती हैं लोगों की। लेकिन जब आप आए थे तो आपने सोच के आए थे कि नाउ देयर इज नो गोइंग बैक? नहीं, ऐसा नहीं था। या थोड़े अरसे के लिए? नहीं, वो हमारे कुछ इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने के, तो फिर ये था कि हम चले जाएंगे। बट फिर ये हुआ कि फैमिली मूव कर गई, मैं यहाँ ही रहा। फिर A&B प्रोडक्शंस शुरू हुई, फिर आई कुडंट गो बैक।
तो ANB प्रोडक्शंस शुरू करने का क्या इंटेंशन थी? आप कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था कंटेंट को चेंज करने का, या एक लुक्रेटिव ये बिजनेस था? नहीं, इट वाज जस्ट अ बिजनेस डिसीजन। एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई, उसके अंदर उसके ऊपर काम किया। बाबर उस वक्त वाज अ वेरी फेमस डायरेक्टर, उसने ऑप्शन दिया मुझे कि यार आप करना चाहेंगे मेरे साथ? मैं कहा फॉर श्योर। फिर हमने डिस्कस किया ऑप्शंस के जी, इसको ऐसे नहीं ऐसे करें और फिर इसको बड़ा कैसे करें। बस वो अल्लाह ताला जब आपके लिए रास्ता बनाता है और आपको किसी जगह रोकना होता है। अगेन देखिए वो कहाँ से कहाँ माशाल्लाह से यू गाइस क्रिएटेड इतने, मैं देख रही थी अभी बहुत लंबी लिस्ट है ड्रामों की, बहुत से नए फेसेस आपने इंट्रोड्यूस कराए, बहुत से लोगों का करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ, कुछ का चल रहा था तो वो स्टेबल हो गया। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बल्कि अभी भी जब हम बात करते हैं तो ANB का नाम तो आना, मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर, जितने एक्टर्स हैं, मेजॉरिटी की ज़िंदगी का हिस्सा वो कहीं ना कहीं रहे हैं, यू नो। वो अच्छा हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, ये हुआ था, या कहीं ना कहीं इंटरेक्शन है। इट्स वेरी नाइस। नॉट ओनली एक्टर्स बट टेक्निकल स्टाफ, बहुत बड़ा टेक्निकल स्टाफ वहाँ से निकला। बहुत सारे लोगों का करियर शुरू हुआ वहाँ से। सो वी डिड अबाउट आई थिंक 65 to 70 प्रोजेक्ट्स इन 3 years। ओके, सो अब हम उन्हीं लाइंस पे आपको देखेंगे, कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन हाउस नहीं है? प्रोडक्शन हाउस है। ओके, वी जस्ट लॉन्च्ड प्रोडक्शन हाउस। मुबारक, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो उसमें बेसिक आइडिया ये है कि टेलीविजन कंटेंट प्लस कुछ फिल्म के ऊपर वो इतना फोकस नहीं है ज़्यादा टेलीविजन की तरफ। ओके, तो वी हैव जस्ट एक्चुअली अबाउट अ मंथ बैक वी लॉन्च्ड वन। तो हमारा प्लान ये है कि थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, क्योंकि आई फील के रिसेंट ईयर्स में जो चीज़ ANB के बाद चेंज हुई, ANB उस वक्त प्राइवेट प्रोड्यूसर्स बहुत सारे थे। ओके, वंस ANB फिनिश्ड, तो जो फिनिश तो नहीं, खैर मर्ज हो गई जियो के साथ जी। तो जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं उनको टेक ओवर कर लिया चैनल्स। तो इस वक्त देयर इज हार्डली एनी इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस। ट्रू। तो आई बिलीव के इट इज़ द राइट टाइम टू हैव इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउसेस। तो फिर ये बहादुरी का काम करने आप क्यों चले? रास्ता आसान तो नहीं होगा इसमें? आसान रास्ता चूज करके तो फिर नाम तो नहीं बनेगा ना। एंड जैसा आप बताए थे, आहद और अदनान भी इसमें आपके साथ इन्वॉल्व है माशाल्लाह से। दे आर बोथ प्रोड्यूसर्स इन द मेकिंग। ओह वाओ, ओके। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज मुझे लगता है एक यंग पर्सपेक्टिव आएगा, फ्रेश पर्सपेक्टिव आएगा इंडस्ट्री में, और उनकी थोड़ी सी बाहर का भी। आहद ने तो बहुत काम किया, अदनान के बारे में मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन अदनान ने तो खैर करियर अभी शुरू किया जी, लेकिन आहद ने तो थिएटर प्लेस किए, इंटरनेशनली भी किया हुआ है, तो उससे भी डेफिनेटली आपकी लर्निंग्स होती हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट एडिशन। आई थिंक सो, दैट इज द आइडिया कि नई जनरेशन वाला लोग बहुत इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं और बड़ी ऑथेंटिसिटी से बात करते हैं नेपोटिज्म के बारे में। तो इट्स नॉट रियली नेपोटिज्म, इट्स पीपल हु हैव बीन इन दिस बिजनेस, हु द यंग लॉट हु इज नाउ अंडरस्टैंडिंग एंड दे हैव एन इंटरनेशनल एक्सपोजर, व्हाई नॉट यूज इट फॉर योर ओन कंट्री। बिल्कुल। तो ये थॉट प्रोसेस है उसके पीछे। नाम क्या है आपके प्रोडक्शन हाउस का? अच्छा, ये अब आपको एक मैं वो दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, और आपको और आपकी ऑडियंस को जो आपके साथ। The name of the company is Studio 647. 647, okay. So आपके लोग जितने लोग हैं उनको फीडबैक देना है और गेस करना है कि 647 का क्या मतलब है। Oh wow, okay. I'm trying to think. कोई हिंट तो दे दे हमें, कुछ क्लूज तो देना। ये तो आपने में छोड़। It's a number. हाँ, बट फिर भी थोड़ा सा तो कोई क्लू दे देना। नहीं, इसमें देखिए स्टूडियो, मैं आई होप आई एम नॉट साउंडिंग, मतलब मैं कोई बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करूँ, आप सब लोगों को पता और मुझे नहीं पता हो ना। नहीं, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है, लेकिन आप ये भी तो बताएं आप ऑफर क्या कर रहे हैं, इनाम क्या है? जो गेस कर लेगा सही आप में से, उनको जो इंटरेस्टेड है, ही और शी विल बी ऑफर्ड अ रोल इन आवर प्रोडक्शन। यस, सो ऑल दोज एस्पायरिंग एक्टर्स, आपके लिए ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ही इज सेइंग इट हियर ऑन रिकॉर्ड। दे कैन गेट इन टच विद यू एंड वी कैन, सो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी आपका नाम जो भी है। तो अगर आप लोग गेस कर लें कि इसका क्या मतलब है, क्या इसके पीछे है, या व्हाट इज इट सिग्निफाई,
मुझे भी बता दीजिएगा. So okay. Let's see how everybody goes and guesses it. So ये प्रोसेस कैसे हुआ? आहद का आइडिया था, आपका इनिशिएटिव था, ये आपने उनको इन्वॉल्व किया? कुछ उन लोगों का था इनिशिएटिव, कुछ हमारे घर में डिस्कशन होती रहती थी कि यू नो वी हैव टू build something in Pakistan, we need to bring a lot of things that we learn from outside. तो ये डिस्कशन हमेशा रहती थी. Okay. तो मैंने कहा यार आप किसी के सेट पे जाके ये लर्निंग्स शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं. बेहतर ये है आप खुद करके दिखाएं. तो वो इवेंचुअली इवॉल्व होते होते फिर कुछ और लोग रास्ते में मिले जिन्होंने रिकमेंड किया कि जी हम भी आपके साथ चलते हैं. Okay. तो उस बेसिस पे फिर वी मूव फॉरवर्ड. चलें, we are very excited to hear that and we wish you all the best for this. Thank you so much and we are also very excited. Yeah, पहला प्रोजेक्ट जब भी आपका ऑन एयर हो तो it will be great. ये बताएं कि जब आप इंडस्ट्री में अभी वापस आए हैं, स्पेशली यू नो जब एक्टिंग आप ज़रा ऑल्दो ये 5 साल बाद पीरियल का रोल करें, लेकिन फिर भी ऑन एंड ऑफ आप छोटे मोटे रोल्स अभी kept seeing you. क्या एक दो चीज़ें जो आपको इंडस्ट्री के बारे में अच्छी लग रही हैं और क्या एक दो चीज़ें which sadden you when you see that happening? यार ऑनेस्टली बताऊं, क्रिटिसाइज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अच्छी बात यह है कि वी आर स्टिल मूविंग अहेड. कोविड भी आया, ये प्रॉब्लम्स भी आए, फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए, लेकिन वी आर स्टिल मूविंग अहेड. जो सिर्फ एक तकलीफ दे चीज़ है, द मनी इज स्टेइंग इन सर्टन हैंड्स, इट्स नॉट ट्रिकलिंग डाउन टू आवर lower staff, to our crew members, to our junior staff. Still we have not developed systems, we have not developed a code of ethics जिसको कहते हैं एक इंडस्ट्री का, हमने वो अभी तक डेवलप नहीं किया. जिसकी मर्जी है वो चीज़ें इधर उधर कर लेता है. एक्टर भी मिसयूज़ करता है, प्रोड्यूसर भी मिसयूज़ करता है, और सारी इन्वायरमेंट है. और दूसरी बात यह है कि हम थोड़ा अपने बारे में ज़रा ज़्यादा शोर मचाते हैं. ओके. वी हैवंट रीच्ड देयर येट. ओके. मीडियोक्रिटी को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. दैट इज़ वन प्रॉब्लम. वी नीड टू वर्क हार्डर. वी नीड टू, इफ़ यू आर गोइंग टू कम टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वी नीड टू वर्क रियली हार्ड. आपने एक दफ़ा प्रोडक्शन क्वालिटी की भी बात की थी कि OTT पे क्यों नहीं पाकिस्तान फीचर कर पा रहा है, जहाँ पे ये बहुत ज़रूरत है टेक्निकल प्रोडक्शन क्वालिटी एंड ऑल दैट. उसमें भी आप प्रोडक्शन हाउस की जो आपका अपना इनिशिएटिव है उससे चेंज लाने की कोशिश करेंगे? हम अपने तौर पे तो करेंगे, क्योंकि जो बातें हमने की हुई हैं, अगर हम भी वही कुछ करने लगे तो क्या बड़ी बात हुई. सो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट. हमारी कोशिश ये होगी कि हम टेक्निकल स्किल्स बाहर से लेकर आए, अपने लोगों को यहाँ ट्रेन करें रादर देन गोइंग आउट एंड डूइंग इट. आइडिया ये है कि जहाँ जहाँ से लोगों को हम ला सकते हैं, ला के अपने लोगों को ट्रेन करें. लोग कहते हैं कि जी अकेडमी वगैरह, आई थिंक अकेडमी है, जो लोग काम कर रहे हैं वो अकेडमीज़ हैं. अगर वहाँ लोग साथ उनके काम करें और उनसे सीखें तो हो सकता है. सिर्फ इशू ये है कि हमारे टेक्निकल साइड पे एजुकेशन की बहुत कमी है. तो अब जो टेक्निकल साइड है वहाँ एजुकेटेड लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं. और अब तो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा प्रोडक्शंस हो रही हैं कि मुझे लगता है जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी मीडिया साइंसेज ऑफर कर रहे हैं, उनको मे बी इंस्टेड के एक नई एकेडमी खुले विच इज़ टोटली टेक्निकल बेस्ड, वो लोग ही अगर एडिशन कर दें कुछ कोर्सेज या कुछ के, तो थोड़े एजुकेशन जो आप बात करें ना, एजुकेटेड लॉट फिर उस तरफ जाएगा. जैसे अक्सर हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो उनको यही नहीं पता होता कि अच्छा टेक्निकल साइड पे उनके पास ये ऑप्शन हैं जहाँ उनका करियर बहुत अच्छा चल सकता है. यू नो प्रॉब्लम यही है कि जो स्कूल्स खुले हुए हैं उसके अंदर ट्रेनर्स जो हैं, व्हाट वी रियली नीड इज़ टू ट्रेन द ट्रेनर्स. क्योंकि आप ट्रेनर को जब ट्रेन करेंगे, जब उसको एक्सपोजर होगा, काम उसने किया होगा, तो वो प्रैक्टिकली सिखा सकता है. तो ये कैसे होगा फिर? ये ऐसे ही होगा कि आपके कुछ प्रोडक्शन हाउसेस फैसला करेंगे कि यार ये अब टाइम आ गया. अब जैसे फॉर एग्जांपल पहला हम नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. आई एम वेरी हैप्पी फॉर मोमना, हम टीवी, दे हैव टेकन दिस डिसीजन.
बट एक प्रोजेक्ट निकलेगा तो रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल, वो अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड ऊपर करेंगे तो अपनी लोकल प्रोडक्शंस में भी क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाना शुरू करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग दैट चेंज। मैंने एक इंटरव्यू में ये बात की थी और बहुत सारे लोगों ने उस पर मुझे क्रिटिसाइज़ किया था। तो फैक्ट ये है कि दिस इज़ योर फर्स्ट ट्रू नेटफ्लिक्स ओरिजिनल प्रोजेक्ट। इससे पहले तो आपने यहाँ बनाया, उन्होंने चला दिया, डेटा फिल करना, अपना टाइम फिल करना था, ले लिया उन्होंने। नहीं, वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स तो नहीं थे, वो तो अभी तक हुई। You should go and interview Momina. I think she's going to. Yes, inshallah. Really, she's taken a big challenge. Big challenge. And I think I wish her all the luck and her staff. जो लोग काम और वो कर बहुत रहे हैं। अरसे से लगी हुई थी इस पे. I know. And I'm very happy that she is doing it. It's actually a very proud moment for the entire industry and Pakistan. It is It's absolutely. going to be. And actually दुआएं उनके लिए कि कामयाब हो, because you have to look at it at a bigger perspective, क्योंकि वो बहुत सी और लोगों के लिए और बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज दरवाजे खोलेगा। देखिए ना, जितने लोग इस वक्त उनके साथ काम कर रहे हैं वो कुछ सीख के निकलेंगे ना। बिल्कुल। तो वो जब सीख के निकलेंगे तो इसी तरह से चीज़ें डेवलप होती जाएंगी। मेरे जहन में आया था अगर प्रोडक्शन हाउसेज एंड कॉलेज थोड़ा सा आपस में ज़्यादा कोऑर्डिनेट करें तो फिर हम लोकली भी थोड़ा सा मोर एजुकेटेड टेक्निकल स्टाफ में भी उस तरफ ला सकते हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ें, देखिए एड हॉक नहीं हो सकता ये काम। दिस हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड। सो इंटर्नशिप्स वुडंट मेक अ डिफरेंस। 8 मंथ्स 4 मंथ्स की इंटर्नशिप किससे सीखेंगे? आपके पास आके अगर आपके जो टेक्निकल स्टाफ, अगर मेरा टेक्निकल स्टाफ जो है वो स्टैंडर्ड का नहीं है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं निकाल रहा, तो उससे बेचारे सीख के क्या जाएंगे? तो बेहतर ये है कि वी नीड टू, हाँ ये हो सकता है कि स्कूल और प्रोडक्शन हाउस मिल के कहते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि उस एक टेक्निकल स्कूल से एक टीचर को हम बुला सकते हैं 3 महीने के लिए। वो प्रोडक्शन में साथ काम करेगा, उसके साथ 3 स्टूडेंट्स काम करेंगे, तो वो सीख के निकलेंगे और हमारे प्रोडक्शन वाले भी सीखेंगे। लेकिन अगर इंटर्नशिप के लिए मेरे पास आ गए 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, तो मेरा कौन से टेक्निकल स्टाफ उनको सिखाएगा? नहीं, आई थिंक आपका आइडिया बड़ा अच्छा है कि कोलैबोरेशन में किसी को बुलाएं, वर्कशॉप्स हों या कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ विजिट्स हों, जिसमें बिकॉज इवेंचुअली मुझे लगता है एट सम पॉइंट इन टाइम ये करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री होंगे कोई ना कोई बहादुर आप जैसे लोग। तो हम दुआओं पे चल रहे हैं। बॉल आपके कोर्ट में फेंक दिए। दुआओं पे चल रहे हैं। नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप इनिशिएटिव, वी विल डू व्हाटएवर वी कैन। We have to. You see, the problem is we are too laid back and we waiting for some miracle to happen. As a nation we think like that. कोई इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाए। अल्लाह कहता है भाई खुद भी कुछ करो ना। बिल्कुल। तो I think we'll have to devise, we'll have to collaborate. आपने जो collaborate का लफ्ज़ बोला ना, that is the key to the success of this business in this country. Because अब इसमें बहुत opportunities हैं, इसमें बहुत immense future है। अभी तो आपने उसको सरफेस भी नहीं स्क्रैच किया। So let's hope something good comes out of all of this discussion. कोई सुन रहा है, किसी को आइडिया आ जाए, कोई क्या पता। अच्छा ये बताएं, शादी कैसे हुई, क्या स्टोरी है उसके पीछे? किसकी शादी की बात? अच्छा मेरी की बात। और क्या, किसी और की शादी का क्यों पूछूंगी आपसे? आपने कहा शादी नहीं, आपसे आपकी शादी का पूछ रही हूँ मैं। Nothing special. The only thing is कि my wife is she's part of the family already. Okay. So arranged marriage थी? Yeah, absolutely arranged marriage. Okay. और जब हुई तो आज 35 साल 32 साल गुजर गए। तो पहले देखा, मंगनी हुई, कुछ हाँ वो सारे प्रोसेस हुए। सारे प्रोसेस। So are you a romantic by nature? Were you a romantic? Ask her. Maybe too romantic. वो मैंने आप दोनों का इंटरव्यू अलग से करना है तो उस पे भी डिटेल, बट आप अपनी साइड की स्टोरी बता दें। I don't know about the romantic part, but you know, we've had a good life. We've worked together through thick and thin. So that is more than enough. Romance तो आता है जाता है, circumstances पे depend करता है. But otherwise we've had a great life. तो इतना माशाल्लाह से करियर भी अच्छा चल रहा था, फेमस भी बहुत थे, तो कभी लव मैरिज का नहीं ख्याल आया? अम्मा अब्बा ने बोला तो यू वर ओके? नहीं, लव तक रहा, मैरिज तक नहीं पहुंचा। ये वो बहुत सारे केसेस थे इस तरह। ओके, आई लाइक इट, आपने इतने आराम से। फैक्ट भी यही है, एंड ऑफ द डे तो यही हुआ कि शादी नहीं हुई, बाकी सब था ठीक है। हाउ डज लव चेंज ओवर टाइम? पहले तो होता है, love doesn't change over time. It doesn't change. Either you love somebody or you don't.
The only thing is के then when you enter practical life, lots of things change. तो circumstances है, responsibilities है, तो उसके साथ साथ फिर सारी चीज़ें चेंज होती हैं. I remember एक इंटरव्यू में आप उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि जब कनाडा गए तो उन्होंने सवाल पूछे बगैर she just packed her bags and आपके साथ चली गई, वहाँ जाके भी आपके साथ शाना बशाना आपकी हेल्प की. नहीं, बल्कि she was working और मैं बच्चे संभाल रहा था at one point. तो रात को हम 3 बजे ये वहाँ एक चेन है इसकी तरह मैकडोनल्ड की तरह कॉल्ड वेंडीज. जी जी. तो उसमें रात को स्टोर बंद करने से पहले ये मॉप कर रही होती थी, पोछा मार रही होती, और हम गाड़ी में बाहर बैठे होते थे इनको लेने के लिए 2 बजे रात. तो दैट्स व्हाट लाइफ इज. डू यू फील रिलेशनशिप में बिकॉज इतने चैलेंजेस होते हैं ना, आप चेंज होते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हाउ डू यू मैनेज कि आप साथ रह रहे हो उन चैलेंजेस में, जो आप चेंज हो रहा है वो दोनों का साथ चेंज हो रहा हो, ये नहीं हो कि एक बंदा चेंज हो रहा है दूसरा वहीं पे है. इज देयर समथिंग, सम एडवाइस दैट यू कैन गिव टू द यंग कपल्स? आई थिंक the only advice that I can give is that you need to respect your partner, may it be male or female, in every way, in front of other people and in life. Genuinely think that she or he is your partner. Arguments होती हैं, point of views different हो सकते हैं. That doesn't mean that the other person is anything less. जी. कोई ख़ास हमारे यहाँ एक वो अप्रोच होती है कि नहीं नहीं आपको नहीं कुछ पता, छोड़ दें आप. नहीं, you got to involve your partner into every conversation. तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप पहले दिन से हस्बैंड और वाइफ they need to understand that they are partners, equal partners. So it's not one less and one more. ये आपने बड़ी जो आपकी मैंने एक लाइन पिक की वो कि उनको इन्वॉल्व रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है वो चलते चलते भूल जाते हैं. एक तो आजकल लाइफ भी इतनी बिजी हो गई है और ओवर द टाइम भी. दैट्स व्हाई आई सेड कि इट्स इंपॉर्टेंट कि जो एवोल्यूशन आ रहा है उसमें आप दोनों साथ इवॉल्व हो रहे हैं, कि वो अगर नहीं हुआ तो फिर शायद कहीं डिसएग्रीमेंट कैन लीड टू बिगर. देखिए एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट से, जैसे मैंने हमेशा पहले कहा है, शी इज़ नेवर क्वेश्चनड. अभी भी व्हेन वी स्टार्टिंग दिस कंपनी शी होल हार्टेडली सेड ओके. उसने ये नहीं कहा व्हाई, शी सेड व्हेन. सो देयर इज अ डिफरेंस. वो बाद में व्हाई आता रहता है, वो तो खैर कांस्टेंट व्हाई होता है, बट देन इट्स ओके. व्हाई वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सवाल है, उससे आप इरिटेट भी होते हैं बहुत दफ़ा, बट देन दैट इज़ अ क्वेश्चन. सो शी इज़ टेकन ओवर वन पार्ट ऑफ द business, which is the script development, so which is very important. So nice. अच्छा, उनको इंटरेस्ट पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ किया या किया हमेशा से. ओके ओके, चलें, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग it's a great blessing कि our whole family is in this. हमने अपने अपने रोल डिफाइन किए हैं और अभी स्टार्ट लिया. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. क्या 2-3 चीज़ें आप यंग कपल्स को बोलना चाहेंगे जो इस वक्त शादी के लिए तैयार हो रहे हैं या स्टेप ले रहे हैं? क्या आपको माशाल्लाह से यू गाइज आर गोइंग सो स्ट्रॉन्ग, इतना मुझे क्यूट कपल लगता है, बड़े मज़े के लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं आप दोनों जब भी प्रीमियर्स पे आए, मीट बोथ ऑफ यू, एंड यू गाइज गिव अस होप इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. सो एनी एडवाइस? I think the only I am not in a position to advise anybody. हर एक की अपनी circumstances होते हैं. Let me rephrase. Any 2-3 things that you can share from your experience? My experience has been that life is not about having one up कि जी मैंने बहुत कमाल किया. It's about us. It's about we. It's about we both. Let's do it together. तो घर में जितना मैं का लफ्ज़ कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा ही. खैर ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा ही है, True. आम लाइफ में भी ऐसा ही है, लेकिन अपनी जब मैरिटल लाइफ आपकी जो है उसमें जितना मैं का लफ्ज़ कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर है. और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं. और यंग कपल्स के लिए है कि यूथ इज़ नॉट गोइंग टू कम एवरी डे, सो एंजॉय इट एज लॉन्ग एज यू हैव इट. आपको पता नहीं चलता कब चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती. True. और तीसरी बात ये, इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग, लुक एट द फ्लैग्स.
You see the flags. If it is not working, don't delay it. Yeah. It's not going to help anybody. एज ए सोसाइटी आपको क्या लगता है कि हमसे क्या चूक हुई? ये जो यंग जनरेशन है, मैं अपने ऑफिस में भी अक्सर बात कर रही होती हूँ, एक 20 साल की लड़की या एक 22 साल का लड़का है, दे आर स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट. हमने क्या ओवर द टाइम ऐसा हो गया कि हमने अपने इर्द गिर्द देखा है ना. उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा है. एग्जांपल्स लाइक यू आल्सो. सो हम ऐसा क्या हो गया है कि वो लोग नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करें और इतना फियर है कमिटमेंट का. इट समटाइम्स रियली सरप्राइजेस मी व्हेन आई हियर दीज कॉन्वर्सेशंस. I think scare नहीं है. I think the girls are in a position to take a decision. They are becoming economically stable. They can take their own decisions, and which is good. They are not dependent on it. उसने हर दफ़ा husband की तरफ नहीं देखना. तो वो कहती है कि यार अगर आप फैसला कर सकते हो तो मैं भी फैसला कर सकती हूँ. और कमिटमेंट करने के बाद क्या होगा? अच्छा तुम घर बैठ जाओ, मैं काम करूँगा. Why? That's not fair. So I think वो कमिटमेंट का खौफ नहीं है. I think it's the mindset that has to change. हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो अभी तक है, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, मगर उसके असरात हम लोगों पे हैं अभी तक. जो कहते हैं कि बेटा हमारा जो है वो हमारा सहारा बने. हालांकि अब बेटे कोई सहारा नहीं बनते, बेटियां बल्कि ज़्यादा ख्याल करती. लेकिन वो हमेशा से एक डिफरेंशियल रहा है, एक ओपिनियन ऐसा रहा है कि वो लड़कियों को महसूस होता. तो आई थिंक दैट हैज़ टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और हमारे गांव में ऐसा नहीं है. गांव में लोग समझदार है. कमिंग बैक टू हु इज़ मोर एजुकेटेड, शहरों में ज़्यादा है. ओके, व्हिच इज सैड. अच्छा, आपके अब्बा ने तो वो कलर ड्रामा आने का वेट किया, फिर आके आपको कुछ बताया. आहत के साथ आपने पहले ड्रामे पे ही उसको कुछ कहा, या यू वर ऑल्सो अ लिटिल स्लो इन अप्रिशिएटिंग हिज वर्क, या कैसा था प्रोसेस? नहीं, आहत के केस में इट्स डिफरेंट. ये अब स्कूल जब यहाँ से वापस गए तो इन्होंने स्कूल में मेजर अपना जो लिया था वो थिएटर लिया था जी. तो इनको शुरू से शौक़ था. फिर ये जब यूनिवर्सिटी गए तो इन्होंने कहा शायद मुझे खुश करने के लिए कि मैं MBA करूँगा. अच्छा. मैं कहा ज़रूर. मेरा इनको सिर्फ ये गाइडलाइन थी कि यार ऐसा कुछ कर लो कि जो अगर तुम ये वाली साइड ना कंटिन्यू करो तो वो वाली साइड तुम्हारे काम आ जाए. तो यूनिवर्सिटी में अबाउट आई थिंक आफ्टर अबाउट 4 सेमेस्टर्स और 6 सेमेस्टर्स इन्होंने रोते रोते इनका पाकिस्तान मुझे फ़ोन आया कि जी मेरे तो नंबर्स गिरने शुरू हो गए. ओके. तो मैंने कहा किस में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं? कहने लगा थिएटर में. मैं कहा तो चॉइस इज़ वेरी सिंपल. सो इन्होंने फिर अपनी डायरेक्शन चेंज की एंड देन ही एक्सेल्ड इन इट. जो टफ चीज़ थी कि इनके पास उर्दू का इशू था. इनके पास इन्होंने पढ़ नहीं सकते थे, बोलते तो थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे. तो जब यहाँ पाकिस्तान आए तो इनको वो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा. फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया. तो बट वी हैव नेवर डिस्करेज्ड एनीबॉडी कि इस लाइन में आओ या नहीं आओ. लेकिन तारीफ कब की आपने? मैं ये जानना चाह रही हूँ कब. मैंने आज तक नहीं की. क्यों? ज़रूरत ही नहीं पड़ी. ज़रूरत ही नहीं पड़ी. वाई ज़रूरत नहीं पड़ी? वो मेरी चीज़ों की तारीफ नहीं करता तो मैं उसकी क्यों करूँ? ये तो घर का मसला ही आ गया भाई. ये घर का मसला तो है. बट डोंट यू थिंक एज अ पेरेंट आपका ज़्यादा फ़र्ज़ है कि आप तारीफ करें? नहीं, उसका भी फ़र्ज़ है. आहत, ये क्या हो रहा है? हम क्या सुन रहे हैं? ये ऐसे ही है. आप जवाब तैयार रखिए. We are very ruthless when we are working. मुझे लगता है एज अ फादर आपको ज़रूर उनकी तारीफ करनी चाहिए. सोचें कितने चैलेंजेस थे, उर्दू भी नहीं आती थी उनको, और मुझे पता है कितना मजाक उड़ता था उनका सेट पे. उन्होंने शेयर किया हुआ है. मुझे अंदाजा है इस बात का. लेकिन आपको अंदाजा है कि मेरा उन्होंने भेजा कितना खाया होगा उर्दू सीखने के लिए. He should be thankful to me. I like it कि आपने सारा क्रेडिट खुद ले लिया है. तो यही एंड ऑफ द डे तो ऐसे ही होता है. चलिए, अब अगर आप कुछ कहना चाहें आहत को तो क्या कहना चाहेंगे? No, I think he's done wonderful for himself. He's worked hard and God has been very kind to him and he should keep his head down and there is much more to do. Yeah. So, but I think he's a born actor and he should keep working hard. और जो अच्छी बात है कि उन्होंने अपना करियर को
पे फोकस करके अब उसको अपने दिमाग पे सवार नहीं होने दिया। तो जो रिकग्निशन उनको आई है उसको उन्होंने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं किया उससे। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कोई एक एडवाइस दी थी आपने उनको जब वो करियर स्टार्ट कर रहे थे एक्टिंग में? हाँ, बस एक बात कही थी कि इट इज़ वेरी वेरी लोनली एट द टॉप। ओह, इट इज़? It is always very So you have to be very prepared for this. You have to be prepared. Why is it lonely at the top? You can't trust anybody. You don't know who's real, who's not. किसकी तरफ मुड़ के देखें? ये एक सैड रियलिटी है। It's a sad reality. चलिए, मैंने तो एक्टिंग करनी नहीं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? But maybe you are on top in your own game. वो तो मुझे नहीं पता, but yeah, it's scary. It's scary It to is think about scary. It this. is scary. You know, but I understand. जैसे जैसे आप ज़्यादा चीज़ें करते हैं, मुझे लगता है चॉइसेस भी आपकी चेंज होना शुरू जाती हैं। बिल्कुल, सब आप चीज़ें अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करके यू आर सिलेक्टिव विद हाउ एंड विद whom you are spending your time. Absolutely. और वो आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए। अपने ऊपर बंदिशें कितनी डालें आप? हर किसी से मिलना चाहते हैं, आप सोशल आदमी हैं, नहीं मिल सकते। कभी कभी मिलने का दिल भी नहीं चाहता। यू लाइक ओके, आप किसी जगह गए हैं, हर जगह कैमरे हैं, हर जगह फ़ोन है, तो आदमी आहिस्ता आहिस्ता कटना शुरू हो जाता है। स्टार्ट बिकमिंग लोनली। कभी कभी आपको लगता है कि आपके दो बेटे माशाल्लाह, स्पेशली आहत, या चले दोनों को करें, उनकी अचीवमेंट्स, उनके टैलेंट या उनके सिलेक्शन एंड ऑनेस्ट सिलेक्शन को भी अंडरमाइन किया जाता है या अंडर एस्टिमेट किया जाता है या क्वेश्चन किया जाता है सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग योर सन्स के इन द नेम ऑफ नेपोटिज्म। तो उनको वो क्रेडिट जो मिलना चाहिए वो उस तरह नहीं दिया जाता, या उनकी परफॉर्मेंस को कोई ना कोई बात कह के डाउन किया जाता है जस्ट बिकॉज के वो आपके बेटे हैं। That's the price they have to pay. हाउ डू यू हील विद इट? मतलब कितना आपको अफेक्ट करता है या उनको कितना अफेक्ट करता I है? think it is immaterial. It doesn't bother anybody. शुरू में थोड़ा बॉदर उसको करता था, but do ये होता है वैसे? these people matter? No, ओके, they are not important. The important thing is the praise you get, not only locally, but internationally. अब मैंने जाके फिर इसका मतलब है नेटफ्लिक्स का वो प्रोजेक्ट ख़रीद लिया था जिसमें आहत कास्ट हुआ। अभी BBC पे उसकी सीरीज़ चल रही है, वो मेरी प्रोड्यूस की हुई है। वहाँ मैं नेपोटिज्म लेके जा रहा हूँ। उसने ऑडिशन दिया, उसमें ऑडिशन में 50 लोग थे, 40 लोग थे, मुझे नहीं पता। ऑडिशन दिया, अप्रूव हुआ, उसके बेसिस पे काम किया। आपके ख्याल में हम लोग रोज़ मोमना के दरवाजे के बाहर बैठे हुए होते हैं हमारे बच्चों को ले लें? नहीं। जिस तरह और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है उस तरह ट्राई इनको भी किया। भैया आप ये पढ़ के आए ना वहाँ से, इसने 4 साल यूनिवर्सिटी में यही पढ़ा, तो उस चीज़ को क्रेडिट क्यों नहीं देते? बट ऑनेस्टली इट्स नॉट वर्थ टॉकिंग अबाउट। जो लोगों का काम है कहना। तो आपने क्या उनको कभी कुछ बोला कि क्योंकि तुम लोग एक एक्टिंग फैमिली से जा रहे हो, आपके फादर भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, डिड यू टेल देम और डिड यू फील कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल ऑफ परफॉर्मिंग बेटर, टेकिंग देयर वर्क मोर सीरियसली, एंड हाउ कैसे वो बिहेव कर रहे हैं? ये कॉन्वर्सेशन कोई आपकी हुई या कुछ इस तरह? हमेशा हुई है ये कॉन्वर्सेशन, हमेशा हुई है कि यू हैव टू बी केयरफुल, यू कैरी अ नेम विद यू, you have to safeguard that, you have to respect that. And I think they are both very conscious about it. And I've yet to hear कि किसी जगह पे ऐसा आया कि जी they have misbehaved on the set with staff or anybody. That is their training from the house. And they must be respectful to their co-artists, to their director, to everybody on the set. चाहे वो स्पॉट बॉय क्यों ना हो। तो ये ट्रेनिंग है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी बहुत बड़ी, और आई थिंक दे बोथ रियलाइज दैट एंड दे मैनेज इट वेरी वेल। मुझे लगता है एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा, एक तो वो भी कॉन्शियस होंगे उनके ऊपर। देखिए वो एक्टिंग वाली बात जो है वो तो उनकी अपनी लक है, उनकी अपनी मेहनत है, वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे।
उसमें हम लोग नहीं कर सकते कुछ। नहीं, आई मीन टू से कि उनको भी फील होता होगा कि एज कम्पेयर टू अदर एक्टर्स उनको शायद 10 कदम या 10 एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल, कि कोई कुछ कह ना सके। हाँ, बिल्कुल ये एक नेचुरल सा मुझे लगता है, क्योंकि वो तो बोलेंगे भाई तुम्हारे पास तो ये भी है, तुम्हारे पास तो ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक चाहे अंदर की क्या है क्या नहीं है, बट एक नेचुरल जो क्वेश्चन होते हैं या फेस करना पड़ता है, ये भी मुझे लगता है जो बच्चे आते हैं उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जिनकी फैमिली बिलोंग करते हैं। ये तो आप एक्टिंग की बात करें, फाइनेंशियल बहुत होता है यार, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम्हारा तो बाप, तुम बाप के साथ रहते हो, तुम्हारा बाप भी कमाता है, क्या जरूरत है तुम्हें पैसों की? तो कम पैसों में एक्टिंग कर लो, कम में कर लो यार, दे देंगे ना, क्या जल्दी क्या है? तुम्हें क्या जल्दी है? तुम्हारे क्या? ओके, दिस वन मैं ये पहली बार सुन रही हूँ। दैट्स अनदर। ओके, वो ये ना हर चीज़ के अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, तो इट्स नॉट एन इजी थिंग फॉर इवन। सो आई थिंक इट इन द लॉन्ग टर्म और इन द शॉर्ट टर्म आई वुड से इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल जिनके बच्चे, जिनके पेरेंट्स इस बिजनेस में हो, उनके लिए डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा मेहनत करना, और उस जो एक अम्ब्रेला उनके ऊपर होता है उससे बाहर निकलने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा काम करना पड़ता है। आप उनके प्रोजेक्ट्स देख के फीडबैक देते हैं दोनों के या नहीं? या आप लोगों ने डिसाइड किया हम तीनों अपने अपने में रहेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे? नॉर्मली नहीं करते। कुछ चीज़ें हैं जिसमें कलेक्टिवली बैठ के देखते हैं, जैसे आहत का, अदनान का हम लोगों ने, क्योंकि रमज़ान के टाइम पे था तो हम लोग सारे बैठ के उस टाइम पे इकट्ठे देखते थे, तो वो बेचारा थका हुआ आता था और उसकी क्लास में आप लोग बैठ जाते तो बेचारा वो उसके साथ ज़्यादा, और वो क्योंकि घर का छोटा है तो उसको हर कोई पड़ जाता है, तो he has it tough. हाँ, he's tough and he's worked hard. तो जनरली हम लोग इतना कमेंट नहीं करते। हाँ, वालदा साहब उनकी करती रहती हैं, वो उनका काम, वो तो डिफरेंट, माओं के साथ तो एक डिफरेंट रिलेशनशिप होती है बच्चों की, वो उनका काम। तो माय लास्ट क्वेश्चन, ड्रामाज अफेक्ट सोसाइटी? मैं तो एक्सपेक्ट करी थी आप बोलेंगे कि बहुत अच्छी रिसर्च की हुई थी राबिया। नहीं, उसके बारे में नहीं, आपने कहा ना थैंक, लास्ट क्वेश्चन, तो मैंने कहा शुक्र है। मैं आधा घंटा और जा सकती हूँ। मैंने अपना वो किया, मैंने कहा अच्छा चल, नहीं वो नेक्स्ट टाइम दोबारा, अब वो 10 साल नहीं होंगे है ना, उससे पहले आ जाएंगे आप, राइट? कि मैं पास हुई ये तो आप फीडबैक देंगे ना। नहीं, आपने कहा था ना अगर मैं देखता हूँ, वो मैं एक हफ्ते बाद दूंगा ना, जब आपका इंटरव्यू एडिट हुआ वो देखूंगा, फिर उसके बाद। Oh my goodness, you are tough. Okay, my last question is, सोसाइटी ड्रामों को अफेक्ट करती है, डिटर्मिन करती है, ड्रामे सोसाइटी को अफेक्ट या शेप करते हैं? देखिए, ये डिबेट हमेशा से रही है। ड्रामा इज to some extent reflective of your society, what is happening in your society. But a lot of time when you have an overdose of certain things, it starts affecting your society. Okay. How you do certain things, how you present those things. तो वो have और have not के चक्कर में लोग फिर उन एस्पिरेशंस के पीछे चल पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी जो है वो अभी फुली डेवलप नहीं हुई है, तो लोग उस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इट वर्क्स बोथ वेज, इफ आई मे से दैट, कि दोनों चीज़ें दोनों के ऊपर असर करती हैं, थोड़ा एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम। हाँ, अनलेस वो जो रोमांस हमें ड्रामों में दिखाया जाता है वो ज़रा कम होता है हमारी आम जिंदगी में, क्योंकि ना लड़की स्लो मोशन में चलती है ना लड़का स्लो मोशन में चलता है, ना ही दुपट्टे ऐसे उड़ते हैं, ना ही हर वक्त बाल लड़कियों के ऐसे बने हुए होते हैं, ना ही हीरो इतने फ्लावर्स और इतने कार्ड्स लिखता है या कुछ। और लड़के जो हैं वो बेचारे जो हैं वो मोटरसाइकिल पे अगर हीरो हम दिखाएं तो उसकी हालत जो हुई होती है बाय द टाइम, वो भी कराची की गर्मी में, कराची, लाहौर, कहीं भी लाहौर की गर्मी आप देख लें, इस्लामाबाद की गर्मी देख, तो और हमारा हर हीरो जो है वो हमेशा लग्जरी में होता है, हीरोइन हमेशा लग्जरी में होती है। बट ये एस्पिरेशंस लोग देखना चाहते हैं, खुश और एक ड्रीम वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, रिलीफ, दे वांट अ डिस्ट्रैक्शन, उनके पास और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो आई थिंक उसका इफेक्ट फिर वो लेते हैं, फिर वो जैसे अपने कैरेक्टर्स को बिहेव करते हुए देखते हैं, तो वो अपने अंदर की जो ख्वाहिशात है ना, अगर सास को वो कुछ कहना चाहती है और कह नहीं सकती और टीवी पे देखती है तो बड़ी खुश होती है, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, शी फील्स ओह माय गॉड। ये वैसे ही है कि जैसे फिल्मों के अंदर हीरो जो है वो
किसी को मारता है तो आम आदमी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो खुद नहीं मार सकता। सो आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज। सॉरी, मैंने कहा था आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन तन्हाइया का 2 सवाल पूछ लूँ मैं आपसे। बिल्कुल पूछे, बिल्कुल पूछे। वो सीन जो था, लास्ट सीन, हाउ डिड यू गाइस शूट इट? कौन सा वाला लास्ट सीन? वो वाला चेयर वाला सीन, वो जो आप आगा खान हॉस्पिटल की लेक थी जहाँ पे हमने ये शूट किया था। आई थिंक ये बीच में कहीं था। आई थिंक इट वाज सेकंड लास्ट में था। सेकंड लास्ट सीन था, सेकंड लास्ट में ही कहीं था या थर्ड। इट वाज एक्चुअली अ वेरी सिंपल सीन, बट वो लोगों को आज तक ऐसे ही याद है जैसे आपको याद है। तो मगर जो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वो आगा खान हॉस्पिटल नर्सिंग स्कूल उसके सामने था, ऑपोजिट साइड। तो लेक के कैमरे के पीछे जो था वो पूरा नर्सिंग स्कूल खड़ा हुआ था जब हम ये सीन कर रहे थे। तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग ऑडियंस, लाइव ऑडियंस थी, क्योंकि वो लड़कियों की उस वक्त छुट्टी हुई थी। तो वो देखने की तन्हाइयाँ चल रहा था, नहीं सॉरी तन्हाइयाँ चल नहीं रहा था, इनका चल चुका था, अपनी शहनाज का अनकही चल चुका था और मेरा समंदर चल चुका था वहाँ पे। तो फिर वो सारी ऑडियंस देखने के लिए खड़ी हुई थी। बट इट इज़ डेफिनेटली अ सीन जिसको लोग बिल्कुल ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि उनके साथ हुआ हो। बिकॉज आई थिंक वो एक मिरेकल दिखाया था, वो होप थी। एंड वो बीच में ज़ैन की एक और मंगेतर थी, तो हमें लगता था पता नहीं होगा नहीं होगा, एंड देन एक्चुअली टू हैव अ हैप्पी एंडिंग। एंड ज़ारा के साथ वी वर ऑल वेरी अटैच, मतलब यू नो। तो वो बड़ा एक नेचुरल प्रोग्रेशन था और अपलिफ्टिंग था, एंड यू लाइक ओह हैप्पी एंडिंग है फाइनली। उस साल में जितने लड़के पैदा हुए उनका नाम ज़ैन था, जितनी लड़कियां पैदा हुई ज़्यादातर उनका नाम ज़ारा था। तो वो आज तक ऐसी ही सिचुएशन वो लोगों को, या उस जनरेशन के जो बच्चे आए हैं उसमें बहुत सारे लोगों का नाम ये था। बट इट इज़ बिकम, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि जी हमने अपने बच्चों को उर्दू सिखाई, जो बाहर रहते हैं वो हमने ये आपका शो दिखा के जो है उर्दू सिखाई है। क्योंकि उनको और तो कोई तरीका नहीं आता था, तो वो ये हमारे जो शोज़ हैं उनको दिखा के उन्होंने सिखाई है। सो एजुकेट करने वाली बात है। सही बात है, ड्रामा कैन डू अ लॉट। यस डेफिनेटली, वो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए बिल्कुल। तो फिर एंटरटेनमेंट के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आप कोई स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं, we'll see you very soon, other than the production का जो आपका प्रोसेस चल रहा है। And thank you for inviting me and persistently following me because मुझे पता है मैं काफ़ी दिन से हमारी बात चल रही थी मगर I just couldn't make it। नहीं, thank you so much, it was such an honor and I'm honestly very privileged and honored कि आपने बहुत खुल के हर टॉपिक पे बात की। मुझे थोड़ा सा वो था, बट मेरा यही होता है कि मैं पूछ लेती हूँ कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन वील टॉक अबाउट इट, अदरवाइज पूछना चाहिए। और हमारी एज पे क्या लूज़ करने के लिए, नथिंग टू लूज। या एंड इट्स ऑलवेज कि जो सुन रहे हैं ना उनको गाइडेंस मिल जाए। देखिए हर दफ़ा गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करनी होती, बहुत दफ़ा ये भी होता है पीपल जस्ट वांट टू लिसन टू समबडी हु हैज हैड सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। एंड कहीं दिमाग में कहीं अगर एक बंदे को भी उस चीज़ की समझ आ गई तो you know it's good. Thank you so much for your time. Thank you. And we hope that we'll keep seeing you on the screen. Inshallah. And keep hearing about your exciting new and adventurous projects. Let's hope for the best. Yeah, wish you all the best. Thank you.